हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्ज़ाम मास्टर। आज हम लोग जो नया एक प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दो पूरा आपका जो था उसको अलग अलग पार्ट में मैंने करके उसको बांट दिया था, ठीक है। तो आज से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उसमें जैसे कि आपके पूरे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो 125 क्वेश्चन एक साथ ना करा करके मैं आधे आधे 2 बार में करवाऊँगी। तो आज के उसमें आपके 63 या 62 क्वेश्चंस आज रहेंगे और कल वाले जो वीडियो हैं उसमें 62 रहेंगे। तो इस तरह से पूरा आपका एक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट होगा जैसे कि आपका एग्जामिनेशन हॉल में रहता है। बच्चों ने कहा था, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाऊँ। और हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों का कुछ फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा में उपयोग होने वाली उपागम पद्धति होनी चाहिए। शिक्षक अभिमुखी, खेल अभिमुखी, शिक्षार्थी अभिमुखी और मूल्यांकन अभिमुखी। तो कौन सी पद्धति होनी चाहिए? तो अनौपचारिक शिक्षा, चाहे शिक्षा औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, मतलब कि विद्यालय के अंदर ग्रहण करने वाली शिक्षा हो या विद्यालय के बाहर ग्रहण करने वाली शिक्षा हो, उसमें जो उपागम पद्धति है, मतलब सीखना जिस पैटर्न से आपको सिखाया जा रहा है वो कैसी होनी चाहिए, तो वो शिक्षार्थी अभिमुखी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं, उनके क्रियान्वयन का वर्षानुसार सही क्रम बताइए। मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम दिया हुआ है और वो समय के अनुसार उसका आपको सही क्रम बताना है। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ग्राम शिक्षण मुहिम, युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, किसान प्रक्रियात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट। तो इसको आपको क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा आपका ग्राम शिक्षण मुहिम, ये पहले नंबर पर रहेगा। फिर उसके बाद आपका ये जो दूसरा है ये आपके पहले नंबर पर रहेगा। उसके बाद किसान प्रक्रियात्मक साक्षरता प्रोजेक्ट, ये क्या है आपका, ये दूसरे नंबर पर रहेगा। फिर उसके बाद युवाओं के लिए औपचारिक शिक्षा, ये तीसरे नंबर पर रहेगा। और राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, ये चौथे नंबर पर रहेगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, कूट में मिलाएंगे, तो सबसे पहले हमारा क्या पहले नंबर पर क्या है, दूसरा है। और फिर दूसरा, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है, चौथा है सेकंड नंबर पे। तो हम देखेंगे दूसरा और चौथा किस में है, तो दूसरा और चौथा हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, ठीक है। युवाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा और सबसे लास्ट में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। तो इस तरह से इस कूट में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा जब आप इसको मिलाएंगे। क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है पढ़ने के लिए क्रियाशीलता साक्षरता निश्चित करती है क्या? पढ़ने एवं लिखने की दक्षता विकास, गणित एवं समस्या सुलझाने का कौशल और आय उत्पाद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ने एवं लिखने की दक्षता, बिल्कुल ये तो करती ही है। दक्षता का विकास मतलब जो भी आपके कौशल हैं उसमें आप कौशल ही क्या, दक्षता है एक तरह की। गणित एवं समस्या सुलझाने का कौशल, बिल्कुल सही। और आय का उत्पाद, ठीक। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। क्रियाशील साक्षरता क्या निश्चित करती है? उपयुक्त सभी, तो सभी को निश्चित करती है, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्रियाशीलता साक्षरता का परिणाम जीवन गुणवत्ता में सुधार, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वातावरण का संरक्षण। तो क्रियाशील साक्षरता का परिणाम क्या है? कूट में है पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार, बिल्कुल। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, सही है। वैज्ञानिक सोच को भी बढ़ावा और वातावरण का संरक्षण। तो क्रियाशील साक्षरता के परिणाम ये सभी हैं, उपयुक्त सभी। आप देख रहे हैं कुछ नए प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तयशुदा पाठ्यक्रम, विस्तार शिक्षा एक मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल, अनियमित शिक्षा इनफॉर्मल और औपचारिक शिक्षा मतलब फॉर्मल एजुकेशन। तो किस में अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम मतलब एक सिलेबस होता है तयशुदा, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं जिसका एक स्थान निर्धारित होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित समय होता है, तो वो
किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में जा करके शिक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन शब्द कर्सर से अद्भुत है, मतलब उद्गम हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम जो शब्द है मतलब सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या अर्थ है? दौड़ना, सीखना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम जो शब्द जो है वो कर्सर से उद्भुत है, उद्घृत हुआ है या उदित हुआ है, उसका अर्थ क्या है? दौड़ना है। कौन से पाठ्यक्रम शब्द जो है? सिलेबस शब्द किससे? लैटिन भाषा के शब्द से है। तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दौड़ना। ठीक, देखिए इसी तरह से प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है? मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं, ऐसा किसने कहा है? मतलब परिभाषा पूछ रहा है। फ्रायड ने, ग्रास एवं क्रेंडल ने, और पिगेट ने या रॉस ने? तो ये कथन जो है ये ग्रास एवं कैंडल का है। जो वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य होते हैं, वो किसके द्वारा उसी के लिए महत्वपूर्ण हैं जो कि उसको ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, गृह प्रबंध प्रक्रिया के मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? गृह प्रबंध की प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए, मूल्यांकन का जो चरण होता है ना, आखिरी चरण होता है, के लिए निम्न में से क्या परिभाषित किया गया है? योजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना तथा जिम्मेदारियों को तय करना, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधार उपाय लेना, पहले बनाई गई आयोजित की गई गतिविधियों की योजना के अनुसार पूरा करना और आगे की योजना उन सभी कार्यों की एक सूची बनाना जो किए जाने हैं। तो ये तो आपका ये तो नियोजन हो गया। तो मूल्यांकन सबसे लास्ट का चरण होता है, जब हम उसी काम को पूरा कर लेते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि क्या शुरू से जो हमने गोल बनाए थे वो हमारे सारे गोल पूरे हो पा रहे हैं या नहीं पूरे हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो उससे क्या तो हमने पूरी योजना बना ली और पूरा हमने काम कर लिया, फिर हमें जो रिजल्ट मिला अब हम देखेंगे कि उसमें कहाँ कहाँ हम सुधार करके और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधार उपाय लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। सत्य, असत्य, संबंधित नहीं है, विवादित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सत्य बात है कि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। मतलब कि क्वेश्चनायर आप बनाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो हम अपना एक क्वेश्चनायर बना करके ले जाते हैं। उसमें पूछते हैं क्या आपने ऐसा कर रहे हैं, या आप अपने अगर डाइट वाला है तो हम डाइट का पूछेंगे कि आपने खाने में क्या क्या ले रहे हैं। अगर हम बच्चों की आदतों के ऊपर जाएंगे तो हम उसका करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले से एक फॉर्मेट बना करके प्रश्नावली बना करके रखते हैं। तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है वार्तालाप, सोच, एकाकीपन या दयालुता। तो यहाँ पर जो एकाकीपन है, जो छोटे बच्चे हैं अगर उनको आप देखते होंगे, अगर वो अकेले रहते हैं तो क्या होता है कि वो क्या डरते हैं। तो वो क्या जो एकाकीपन है, अकेलापन है, वो छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला एक उद्दीपक है। ऑप्शन नंबर 3 वहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में से नहीं आती है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। कौन सी विधि है जो बाल केंद्रित विधियों में से नहीं आती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन विधि बाल केंद्रित विधियों में से नहीं आती है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, सामने दिखाते हैं, तो वो बाल केंद्रित विधि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी चीज़ को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो योजना विधि जो है, प्रयोगशाला विधि और असाइनमेंट विधि है, ये सारी किसमें ये बाल केंद्रित विधियों में से आती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया है? फ्रोबेल ने, पेस्टालॉजी ने, जॉन डीवी ने, मारिया मॉन्टेसरी ने। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है। किंडरगार्टन व्यवस्था जो है वो फ्रोबेल महोदय के द्वारा स्थापित की गई है। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की
संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षण देती हैं और देखभाल करती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? उसको क्रेच कहते हैं, बालवाड़ी कहते हैं, शिशु स्कूल कहते हैं या रिमांड घर कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? क्रेच कहते हैं। अमेरिका वगैरह में इस तरह की संस्थाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग होते हैं और बच्चों को वहीं पर छोड़ देते हैं। बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। मतलब जैसे कुछ लोग लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, कुछ लोग राइट हैंड से काम करते हैं, तो बायां हाथ या दाहिने हाथ का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर निर्भर करता है। जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार से बच्चा रिएक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है, जिसकी भविष्यवाणी होती है, और शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है। प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। क्या ऐसा होता है सबके लिए विकास की दर एक समान होती है? बिल्कुल नहीं। और शरीर के सभी भागों का विकास एक सा होता है? नहीं, ये भी नहीं। जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती? नहीं। जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का प्रतिमान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि मतलब इस एज में बच्चा ये करेगा, इस एज में ये करेगा, तो इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख में सहायता देने पर, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता देने पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यावसायिक निर्देशन में किस पर बल देना चाहिए? शिक्षा व्यवस्था की वृत्ति उन्मुख में सहायता देने पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसको देख लें आप ठीक से। ऑप्शन नंबर 3 क्या? शिक्षा व्यवस्था को वृत्त उन्मुख में सहायता देने पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, किससे संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान? अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थितियों से, अधिगम प्रक्रिया से या उपयुक्त सभी से? तो शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? तो ये उपयुक्त सभी से संबंधित है। अधिगमकर्ता से भी संबंधित है, अधिगम परिस्थितियों से भी संबंधित है और अधिगम की प्रोसेस से भी संबंधित है, जो लर्निंग प्रोसेस है आपका। तो शिक्षा मनोविज्ञान सभी से संबंधित है। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। अगला है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है तापमान परिवर्तन, श्वास लेना, चूसना व निगलना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर भी क्या होगा कि शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है? यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या है? उपयुक्त सभी। तापमान परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण समय, सब जैसे बच्चा जब बिल्कुल आपका 0 to 2 ईयर की यहाँ पे बात हो रही है, तो सब तापमान में परिवर्तन आता है, बाहर आता है तो वहाँ के तापमान में परिवर्तन आया। श्वास लेना, अपने आप फेफड़े जब फूलते हैं तो सांस लेते हैं। चूसना व निगलना, उसी के चूसना व निगलने की प्रवृत्ति से ही सबसे पहले बालक क्या फीडिंग करना स्टार्ट करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, इससे स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसी वजह से क्या, पहले जब बेबी रहता है तो जैसे वो होता है तो वो क्या जब बाहर आता है तो उसका वजन जितना है उससे पहले हफ्ते में क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि वो वातावरण से, नया वातावरण होता है ना, तो नए वातावरण में सामंजस्य बिठाने के लिए ऐसा होता है। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है बिकोस्ट, वेमीन, मृत भोजन या बिस्किट। तो नवजात में भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकोस्ट। ये पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे इस तरह से टर्म होते हैं जो उसके बारे में हमें पता ही नहीं रहता। तो भोजन में जोड़ा गया जो सबसे पहले ठोस भोजन, वो क्या कहलाता है? बिकोस्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, शिशु अवस्था में अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है। शिशु अवस्था में, जब बच्चा छोटा होता है, शिशु अवस्था में होता है,
अधिकांश भार में वृद्धि से बढ़ता है? हड्डी से, मांसपेशी से, वसा से या त्वचा से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा से। वहाँ शिशु अवस्था में बच्चा जब छोटा रहता है तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, तो उस समय क्या होता है, उसकी बॉडी में फैट इकट्ठा होता है और वो उसका भार जो है वो वसा की वजह से होता है। नवजात की यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नवजात की हीमोलाइटिक रोग के कारण होता है? RH असंगतता, हीमोग्लोबिन की कमी, ABO असंगतता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवजात में हीमोलाइटिक रोग क्यों होता है? वो RH फैक्टर के कारण होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम रट लीजिए, हीमोलाइटिक रोग किसके कारण होता है? RH असंगतता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है? गति कुशलता समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी और भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गति कुशलता समन्वय में देरी। जैसे मान लीजिए समय से चल नहीं रहा है, सारे बच्चे लिखना शुरू कर दे रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहा है। बच्चे साइकिल चलाना शुरू कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है। वो सीढ़ियाँ नहीं समय से चढ़ पा रहा है, क्योंकि हर चीज़ के प्रतिमान निश्चित है ना, इतनी एज में ये करने लगेगा, इतनी एज में अगर इसमें देरी होती है, गति एवं कुशलता में देरी होती है, तो इससे पहचाना जाता है कि बच्चे का विकास धीमा हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होता है। बहुत ही केयरफुली आपको टिक लगाना होता है। ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न से हमारा 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है। दांतों के प्राथमिक सेट, दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? दूध के दांतों में कितने, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 12, 18, 20, 24। तो दांतों के सेट में दूध के दांतों में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन नंबर 3 20, बिल्कुल रट लेंगे आप 20। ठीक है, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई पूछा है तो 50 सेंटीमीटर। मेल या फीमेल, लड़की लड़का में नहीं पूछा है, ये इस तरह से पूछा है औसत ऊंचाई, तो यहाँ 50 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना? 50 सेंटीमीटर। सॉरी। अगला है, यौनावस्था की बाधा में शामिल है? स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौनावस्था की बाधा में क्या शामिल है? शारीरिक बाधा शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या है? पूर्व किशोरावस्था, देखिए किशोरावस्था से पहले वाला 12 से 14, 14 से 18, 13 से 17 या 18 से 21 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था की उम्र क्या हो जाएगी? 12 से 14 वर्ष। ठीक। छद्म परिपक्वता काल, मतलब झूठा परिपक्वता काल कौन सा होता है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। छद्म परिपक्वावस्था जो होती है वो क्या होती है? किशोरावस्था होती है। जैसे बच्चे अपने आप को परिपक्व समझने लगते हैं, सोचते हैं अब हम बड़े हो गए। जैसे ही बच्चे 12 साल से ऊपर जाते हैं, 13 साल 14 साल में, उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं और बहुत समझदार हो गए हैं। तो सिर्फ उन्हें ऐसा लगता है और ऐसा होता नहीं है कि जिसमें कि वो पूरे परिपक्व हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। बालकों में यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है? यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उनके विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है, इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। इससे बच्चों का मनोरंजन होता है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक जिज्ञासा है यौन शिक्षा देना, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, जब पहुँचते हैं किशोरावस्था में, तो उन्हें अपने शरीर संबंधी और भी बहुत सारी नई नई चीज़ों की जानकारी होती है, जो कि गलत दिशा में जाने के लिए उनको मतलब रास्ते खुलते जाते हैं। अगर उन्हें समय से सही शिक्षा दी जाए तो बच्चों को क्या अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। तो यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उनके सर्वांगीण विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। तो इसीलिए यौन शिक्षा का देना आवश्यक है। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष कितना होता है? 20 से 50, 20 से 39, 25 से 55 और 25 से 60। जो संदर्भ व्यक्ति हैं उनकी आयु कितनी होती है? तो उनकी आयु होती है 20 से 39 वर्ष।
ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। वयस्कों के दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सामूहिक सभा, गृह भेंट, भूमिका अभिनय या विधि प्रदर्शन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा वयस्कों के दृष्टिकोण से संबंधित परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? भूमिका अभिनय विधि। जब हम किसी रोल को प्ले करके उन लोगों के सामने दिखाते हैं तो वो क्या होता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि उससे जो उनका समझ, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते सुनते, जितनी ज़्यादा इंद्रियां हमारी काम सक्रिय होती हैं वो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा जाती हैं और वो रोचक भी होती हैं। तो भूमिका अभिनय जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समीपवर्ती विकास के लिए क्षेत्र की अवधारणा को किसमें समझाया गया था? पियाजे के सिद्धांत में, फ्रॉइड के सिद्धांत में, एरिक्सन के सिद्धांत में या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है एरिक्सन के आपका जो ये एक मिनट एरिक्सन के या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपवर्ती विकास की अवधारणा को बताया गया है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताया है। ब्रोन फेन ब्रेनर सिद्धांत में कौन सा पर्यावरणीय स्तर नहीं है? माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एंडो सिस्टम या मैक्रो सिस्टम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंडो सिस्टम, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। माइक्रो सिस्टम है, मैक्रो सिस्टम है और मेसो सिस्टम है, ठीक है। और यहाँ पर एंडो सिस्टम नहीं है, तो ये वाला स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक तर्क का सिद्धांत के तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? अन्य व्यक्तियों द्वारा मान्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, सामाजिक संपर्क, वैश्विक मूल्य, आज्ञा पालन, अनुस्थापन। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क का सिद्धांत, जो कोहल वर्ग का नैतिक तर्क का सिद्धांत है उसके तीसरे स्तर में एक व्यक्ति के नैतिक तर्क की शक्ति पूर्णतः किससे निर्धारित कर सकते हैं? तो वहाँ किससे निर्धारित कर सकते हैं? तो आपकी जो आज्ञा पालन अनुस्थापन है उससे निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 क्या हो जाता है आपका करेक्ट हो जाता है। मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत किसके द्वारा दिया हुआ है? स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, पावलोव द्वारा या मैस्लो के द्वारा? तो यहाँ पर मैस्लो के द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया गया, ऑप्शन नंबर 4। मैं बार बार कहती हूँ जितने भी सिद्धांत हैं आप बिल्कुल एकदम रटे होने चाहिए, आपको यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। क्रियात्मक अनुकूलन की संकल्पना दी है किसके द्वारा? ऑपरेशन कंडीशनिंग की बात कर रहा है, स्किनर के द्वारा, पावलोव ने, मैस्लो ने, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है आपका जो क्रियात्मक अनुकूलन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उसकी स्थापना किसके द्वारा दी गई है? स्किनर महोदय के द्वारा। प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझें तभी आंसर करें, ठीक है। तो यहाँ पर स्किनर महोदय के द्वारा क्रियात्मक अनुकूलन का सिद्धांत दिया गया है। बिल्कुल पावलोव से आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा। अगला है सूची 1 में मिलावट को सूची मतलब पहले से दूसरे में मिलाना है। तो मैस्लो ने और क्या है? ब्रोन, फ्रोन, ब्रेनर, एरिक्सन और वाइगोत्स्की। तो जो है आपका यहाँ पर ये जो प्रश्न है इसमें क्या करना है आपको? सूची को नीचे कूट दिया होगा, अभी मैं दिखा दूंगी। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग मैच करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से आप देखें, हाँ। तो जो मैस्लो का इन्होंने आवश्यकताओं को श्रेणीबद्ध किया है। फिर ब्रोन, फोन, जो ये ब्रेनर हैं, इन्होंने क्या एक्सो सिस्टम, अभी हम लोगों ने माइक्रो सिस्टम ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो वो इसमें पहला उसमें हो जाएगा। फिर उसके बाद सी में है क्या? एरिक्सन ने क्या? पहचान बनाना, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और वाइगोत्स्की जो है, वाइगोत्स्की के लिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, ये वाइगोत्स्की का है। तो इस तरह से हम जब देखते हैं तो ये जो हमारा पहले का चौथा, हम लोग सबसे पहले का चौथा देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद दूसरे का पहला देखेंगे, फिर वो भी 2 ऑप्शन में है। फिर उसके बाद सी का, एरिक्सन का जो है
वो दूसरा, पहचान बनाना। तो जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर सी का दूसरा कहाँ पे जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कूट से मिलान कर सकते हैं, इसको आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? हेमिंगहर्स्ट के द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा, पियाजे के द्वारा और या पावलोव के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमिंगहर्स्ट के द्वारा। विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? हेमिंगहर्स्ट के द्वारा। बिल्कुल रट्टा मारने वाला प्रश्न है, जितना ज़्यादा आप रटेंगे उतना ही ज़्यादा कुछ, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी कार्य हैं, इन सबको क्या करें आप एक जगह नोट कर लें जो आपको इम्पोर्टेंट इसमें से। और वैसे भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। पियाजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना में महत्व को कम आंका गया है? संज्ञानात्मक क्षमताएं, भाषा का महत्व, सामाजिक अन्योन्य क्रिया का महत्व, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है पियाजे। जीन पियाजे की बात करते हैं तो संज्ञानात्मक क्षमताएं, ऑप्शन नंबर 1 इन्होंने कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं। किसका है? संज्ञानात्मक क्षमताएं। ठीक। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मनोसामाजिक मतलब साइको सोशल सिद्धांत की यहाँ पर बात कर रहा है। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में उद्योग विरुद्धहीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? ठीक। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, किसका? एरिक एरिक्सन का कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक सिद्धांत। यहाँ से भी ये सारी चीज़ें भी आप अपने एक जो आपको लगे कि याद नहीं है मुझे, उसको अलग से आप देख सकते हैं। उद्योग विरुद्धहीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? बच्चों का स्तर, मध्य बचपन, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य बचपन। ठीक है। विरुद्धहीनता, उद्योग विरुद्धहीनता किसमें? मध्य बचपन में आप इसको पहचान कर सकते हैं। साइको स्पेशल थ्योरी के निर्माता कौन है? साइको स्पेशल थ्योरी, देखिए आपको बहुत सारी इस तरह से थ्योरीज मिल रही हैं, आप इसको एक जगह नोट डाउन करते चलें। मुझे ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लगा। तो ये टीजीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टीजीटी के लिए ही ये है। और भी एग्ज़ाम में आपको आएंगे, पहले हम लोग टीजीटी वाला अपना देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। साइको स्पेशल थ्योरी के निर्माता कौन है? एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, फ्रॉइड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। क्या? साइको स्पेशल थ्योरी किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लगाइए। उत्पादन बनाम निष्क्रियता, उत्पाद बनाम भूमिका, संभ्रांति, अहम एकीकरण। यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है। ये तो मनोसामाजिक विकास का अवस्थाएं हैं, इनको जब सही क्रम में आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल आते ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक मिनट, मैं अपनी थोड़ा बैटरी चार्जिंग में लगा लूँ। तो उत्पाद बनाम निष्क्रियता, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, अहम एकीकरण, समाकलन बनाम निराशा और पहल शक्ति नेतृत्व बनाम दोष अपराध। तो इसको क्या करना है? आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा पहल शक्ति नेतृत्व बनाम दोष अपराध, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो चौथा है ये आपका पहला हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, ये दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद आपका पहला उत्पाद बनाम निष्क्रियता, ये तीसरे नंबर पर आएगा। और अगला है अहम एकीकरण समाकलन बनाम निराशा। ठीक है, ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। तो इस तरह से जब आप कूट से इसको मैच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका ये कूट है तो वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक, ये क्या जो सेकंड वाला है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न,
मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बिल्कुल कैसा प्रश्न है ये, इसको लड्डू प्रश्न कहेंगे बिल्कुल। और कितने जोड़े? 20, 23 और 40 और 46। ठीक है, तो कितने जोड़े हैं इस पे ध्यान देंगे। कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो हम सभी जानते हैं कितने, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। अगर संख्या पूछी जाती है तो 46 आंसर में रहता है। तो इसको जोड़े वर्ड को आप जरूर ध्यान में रखें। इंद्रिय स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है ग्रेफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम से, और ट्यूनिका ओवरिया व कार्पस एल्बिकेंस से, ग्रेफियन व अट्रेटिक फॉलिकल्स से, अंतराली कोशिकाओं एवं कार्पस ल्यूटियम से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सीधे सीधे ग्रेफियन पुटक व कार्पस ल्यूटियम से। किससे? स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये दोनों उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का उत्पादन करता है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या योनि? तो ये आपके अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? अंडाशय करता है। अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? अंडाशय करता है। बच्चे का लिंग निर्धारण पुरुष शुक्राणु के द्वारा होता है, महिला अंड द्वारा होता है, गर्भावस्था के दौरान भोजन लेने से होता है, गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है। तो यहाँ पर सभी जानते हैं पुरुष शुक्राणु के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि होने वाला बच्चा मेल है या फीमेल। अगला है, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ग्लिसरीन का, बोरिक लोशन का, जैतून के तेल का, उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर बोरिक लोशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यंत्र द्वारा सबसे ज्यादा श्रम की बचत होती है? अलमारी, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर? तो ये इसमें जितना दिया हुआ है सबसे ज्यादा श्रम की बचत किससे होती है? मिक्सर ग्राइंडर से श्रम की ज्यादा बचत होती है। अगर आप सिल पर मसाला डालते हैं तो क्या होता है, उतना अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल 2 मिनट में आपका मसाला पीस करके तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, थकान दूर करने के उपाय क्या है? कमरे के तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना। अगर थकान दूर करने का बहुत ही अच्छा उपाय है, आप चुपचाप लेट जाएं, आराम करें, अपने बॉडी को रेस्टिंग पोजीशन में डाल दें, जिससे कि थकान दूर हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय में पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? पेशियों की कार्यशीलता को कौन सा हार्मोन कम करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन और इंसुलिन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन। क्रियाशीलता को कौन कम करता है? पेशियों की क्रियाशीलता को प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन कम करता है। जब जाइगोट डैश तो एक एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। जब जाइगोट स्थापित नहीं होता, डिंब वाहिनी नलिका में स्थापित हो जाता है, गर्भावस्था में स्थापित हो जाता, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, या अविकसित होता है? तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दूसरा डिंब वाहिनी नली में स्थापित हो जाता है। गर्भाशय में ना जाकर के जो डिंब वाहिनी नलिका होती है उसी में स्थापित हो जाता है, तो उसको एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। अगला है, मनुष्यों में गर्भावधि की लंबाई कितने दिनों की होती है? मतलब गर्भकाल पूछ रहा है कि कितने समय का होता है। 180 दिन, 200 दिन, 280 दिन और 30 दिन। तो हम सभी जानते हैं 9 महीने का होता है। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 270 हो जाता है, 270 डेज। तो यहाँ 270 डेज बिल्कुल दिया नहीं हुआ है, तो अप्रॉक्सीमेट कितना 270 डेज की बाद 280 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, कितने माह तक कोशिका विकास को भ्रूण कहा जाता है? कितने माह तक कोशिका का जो विकास होता है उसको भ्रूण कहा जाता है? 2 माह तक, 3 माह तक, 4 माह तक? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 माह तक कोशिका को भ्रूण कहा जाता है। 2 माह तक, सबसे पहले डिंबावस्था, फिर भ्रूणावस्था, फिर उसके बाद गर्भकालीन अवस्था, 3 भागों में। तो 2 माह तक भ्रूण कहा जाता है। और 0 से 15 दिन तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? डिंबावस्था कहते हैं। वह एक अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त
से पोषण मिलता है। किससे? गर्भाशय, डिंब नलिका, गर्भनाल या नाभि नाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है जो गर्भनाल है आपका, उससे माता के रक्त से उससे पोषण मिलता है बच्चे को, भ्रूण को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह ट्राइमेस्टर कहलाते हैं। प्रथम 3 माह पूछ रहा है ना, प्रथम, आरंभिक, तृतीय या अंतिम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गर्भावस्था जो है उसको तीन ट्राइमेस्टर में अलग अलग में बांटते हैं। शुरू के 3 महीने, फिर 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने। ठीक, फिर तो ये प्रथम 3 माह पूछ रहा है तो वो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाएगा। ट्राइमेस्टर मतलब 3 माह। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यहाँ पे, प्रथम। गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है। गर्भपात होता है, मृत्यु शिशु होती है, मानसिक मंदन होता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गर्भपात हो जाता है। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे मिसकैरेज हो सकता है। तो 57 का आपका 1 आंसर करेक्ट होगा। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है? 700 किलो कैलोरीज और 30 ग्राम 300 कैल्स और 15 ग्राम, 350 15 ग्राम और 300 और 30 ग्राम। तो अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता पूछ रहा है। ऊर्जा कितनी अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो 300 कैल्स रहती है, किलो कैलोरी रहती है, और प्रोटीन की बात करें तो 15 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्रश्न आपको लगे मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा है या कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ में बिल्कुल एकदम रट्टा मार लीजिए, अलग सी नोट्स बनाइए, और जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आज चीज़ें आपको समझ में उतनी ही ज़्यादा आती रहेंगी। ठीक, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। बबलाना और गूं गूं की आवाज़, आत्म विस्तारीकरण या स्वयं सिद्ध करना, यांत्रिक साम्यावस्था या भ्रूणा अवस्था। तो यहाँ पर जो कूट है यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी डी, अच्छा इस तरह से दिया हुआ है कि ए का पहला, दूसरे बी का दूसरा, इस तरह से ये कूट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जिस क्वेश्चन पे थे, तो बबलाना तथा गूं गूं करने की आवाज, गर्भस्थ गूं गूं की आवाज करना, ये हमारा ए का पहला हो जाएगा। आत्म विस्तारीकरण या स्वयं सिद्ध करना, स्नायु तंत्र का तीव्र विकास, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर स्वयं सिद्ध करना, यांत्रिक साम्यावस्था, भ्रूणावस्था, यांत्रिक साम्यावस्था ये BF स्किनर की है, और भ्रूणावस्था जो है ये यहाँ पर स्नायु तंत्र, यहाँ पर पहले का पहला, और आत्म विस्तारीकरण या स्नायु तंत्र का तीव्र विकास दूसरे का दूसरा हो जाएगा। यांत्रिक संभ्रावस्था यहाँ पर ये BF स्किनर का हो जाएगा, और आपका भ्रूणावस्था ये प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर गलत है। ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है। इसको अगर देखें, बबलाना, गूं गूं की आवाज़ करना, ये क्या है? सबसे पहले ये बच्चे की गर्भस्थ शिशु की गति। भ्रूणावस्था में क्या हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु की गति हो जाती है, या आत्म वास्तवीकरण या स्वयं सिद्ध करना। ठीक है, तो ये किसका है? BF स्किनर का है,
यहाँ पर यांत्रिक आपका बबलाना तथा गूं की आवाज़ करना, ये बच्चे की क्या हो जाती है, ये भाषा हो जाती है शुरू में। ठीक, फिर यांत्रिक संभ्यावस्था और गर्भस्थ शिशु की गति जो है वो उसमें, और स्नायु तंत्र का तीव्र विकास। ठीक है, स्नायु तंत्र का तीव्र विकास कब होता है, भ्रूणावस्था में होता है। और यांत्रिक साम्यावस्था ये आपका BF स्किनर का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रश्न मुझे गलत लग रहा है, तो छोड़िए, इस प्रश्न को हम लोग हटा देते हैं क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं। भ्रूण में सबसे पहले नितंब आना, उसके बाद टांगों और वाह के अंत में सिर आना, यह स्थिति क्या है, ब्रीच जन्म, उपकरण जन्म, प्राकृतिक जन्म या तुरंत जन्म। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रीच जन्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्रीच जन्म, जब नितंब पहले आए और बाद में टांगे और बाह आती है। प्रसव के बाद की अवधि को और दुग्धपान है, प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव या परिपक्वता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोस्टपार्टम। प्रसव के बाद की अवधि क्या है, पोस्टपार्टम। सिर और शिशुओं के बीच का अनुपात क्या है, सिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात क्या है। तो यह 1:7, 1:4, 1:3, 1:9। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक, तो यहाँ पर आपके पूरे यहाँ पर 62 क्वेश्चंस हो गए। अब 63 और अगले वाले में करवा दूंगी, तो पूरा आपका एक पूरा प्रैक्टिस सेट 125 क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी गलती करने की संभावना उतनी कम होगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपको कम से कम समय लगेगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अपने जो पढ़ने की कंसिस्टेंसी है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें, लगातार आप पढ़ते रहें। ये नहीं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब उसके बाद तैयारी करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे पढ़ाने में मुझे उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए, एक बच्चे ने कमेंट किया कि ज़्यादा क्वेश्चंस मैम एक बार में कराएं, 100 क्वेश्चंस एक बार में कराएं। तो 100 क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो जाता है और हमें भी पढ़ाने में भी दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिस सेट को एक बार में आपको 60-65 क्वेश्चन कराऊं। अगर आपको इस तरह से अच्छा लगे तो प्लीज़ बताएं, इसी तरह से मैं क्वेश्चंस को बढ़ा भी सकती हूं। और इसी के साथ आज का वीडियो हमारा ख़त्म होता है। पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। पढ़ने के बाद तुरंत आप लाइक करें और शेयर करें और बच्चों को भी। ओके, कीप लर्निंग, बाय।